इस न्यूज़ को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा हुआ है इसमें कि G20 विदेश मंत्रियों की बैठक, पश्चिमी देशों के बीच मतभेद, रूस चीन का संयुक्त बयान, पटरी से उतरा। ये पूरा न्यूज़ डिस्कस करेंगे। न्यूज़ सिर्फ डिस्कस करने के लिए नहीं आया हूँ मैं। आज हम लोग बात करेंगे भारत में G20 की बैठक होने वाली है, उसमें कौन कौन सी चुनौतियाँ आ सकती है और किन किन चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ रहा है इस बैठक को लेकर। आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल पर। अगर आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा, दिन भर में कंटेंट ही मिलेगा, कभी कभार बकवास वीडियो बनाना पड़ता है। ओके, ये IR का प्लेलिस्ट है। इसमें अगर आप देखेंगे ये इंटरनेशनल अफेयर्स से प्लेलिस्ट है। इसमें देखिए अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बनाया हुआ है, 13 से ज़्यादा वीडियो है। इसमें हमने एक वीडियो ऑलरेडी किया हुआ है G20 की बैठक पर, इसको जाके ज़रूर देखिएगा। इससे आपका बेसिक्स जो है वो क्लियर हो जाएगा। 5000 ज़्यादा लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, क्या वो G20 होगा। G20 की बैठक तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो क्या होगा उसमें मुख्य चीज़, उससे मुख्य मुद्दा ये होगा कि उसमें जो सवाल के आयाम है ना, जो आपसे मेन से पूछे जाएंगे या पीटी में पूछे जाएंगे, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। पूछा ज़रूर जाएगा। यूपीएससी भी पूछ चुकी है G20 पर सवाल, आपसे भी पूछा जाएगा, पीटी में भी, मेंस में भी, हर जगह पूछा जाएगा। ओके, तो आज का जो मुद्दा होगा हमारा मुख्य मैं उसको एक बार आपको बता देता हूँ। पहले G20 को थोड़ा सा समझ लेंगे कि क्या है, कैसे है, किस तरह से इसके बैठक होते हैं, किसका कौन कौन से देश शामिल हैं और हमारे समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। भारत में G20 की बैठक हो रही है, इसका क्या महत्व है, महत्व आपको पता होना चाहिए। थीम क्या है पता ही है, वन वर्ल्ड वन फ्यूचर करके है, और इसमें वसुधैव कुटुंबकम का थीम रखा गया है। पूरी दुनिया जो है एक परिवार है, उसके तर्ज पर इस बार का G20 का थीम रखा गया है। अलग अलग बैठक हो रहा है पूरे देश भर में। G20 के बैंकों का बैठक होगा, विदेश मंत्रियों का बैठक होगा, पर्यटक मंत्रियों का बैठक होगा। बहुत सारे बैठक होते हैं G20 के बैठक में, देश के अलग अलग कोने में। कोई बैठक तमिलनाडु में होगा, कोई बैठक आपका असम में होगा, कोई बैठक जम्मू कश्मीर में हो सकता है, कोई दिल्ली में होगा, कोई गुजरात में होगा। अलग अलग जगहों पर इसकी बैठक को आयोजित किए जाएंगे। हाल के दिनों में, पिछले महीने ही G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। कहाँ पर बैठक हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था। इसमें एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। कंट्रोवर्सी क्या, हमें ये चुनौती देखने को मिला और इस चुनौती का पहले से ही अंदाज़ा था। तो उसी पर आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। G20 के ये देशों को देख लीजिए। इसमें थोड़ा सा देश के नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। 19 देश हैं प्लस EU है, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे देश आते हैं, वो सभी सम्मिलित रूप से किसका हिस्सा है? तो G20 का हिस्सा है। 19 देशों में आप देखिए किस कॉन्टिनेंट से सबसे कम देश हैं, तो आपको दिखेगा कि जो अफ्रीका है उससे केवल एक ही देश है, वो है दक्षिण अफ्रीका। बाकी सभी कॉन्टिनेंट से एक से ज़्यादा देश हैं, जिसमें यूरोप से यूरोपियन यूनियन शामिल है। अमेरिका में कनाडा और अमेरिका दोनों शामिल है, मैक्सिको भी शामिल है, और यहाँ पर ब्राज़ील और अर्जेंटीना दोनों ही शामिल है। ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, लेकिन न्यूजीलैंड इसका सदस्य नहीं है। जापान है, इंडोनेशिया है, इसका सदस्य है। भारत है, चीन है, सऊदी अरब है, यहाँ पर तुर्की आपको देखने को मिलेगा, ये रूस है, और यहाँ पर यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। सभी सदस्यों के नाम को ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी ने पीटी में सवाल दिया और सदस्यों के नाम लिख दिए। अब उसमें से चुनना था कि कौन सा जोड़ा गलत है, जिसमें सदस्यों के नाम जो लिखे हुए हैं वो सभी सदस्य नहीं है G20 के। इसलिए फैक्ट भी कंप्लीट कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट वाला हम लोग बात करते हैं। G20 जो है वो दुनिया के विकसित और विकासशील 20 देशों का एक संगठन है। G7 जो है वो केवल और केवल डेवलप्ड कंट्री का है, जबकि G20 में डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों कंट्रीज शामिल हैं। साल में एक बार एक इसका बैठक होता है, और इसके जो अध्यक्ष चुने जाते हैं वो गुट बनाया गया है। 5 इसमें ग्रुप बनाया गया है, 5 ग्रुप बनाया गया है, जिसमें से हर ग्रुप के एक देश को इसकी जिम्मेदारी मिलती है अध्यक्षता करने की। जैसे भारत जिस ग्रुप में शामिल है उसमें और कौन कौन से देश हैं? उसमें रूस है, उसमें तुर्की है, उसमें दक्षिण अफ्रीका है, और उसमें भारत भी शामिल था। तो इस ग्रुप में से भारत को इस बार अध्यक्षता मिली है, तो भारत इस बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है। अब इसकी जो स्थापना है वगैरह वो सब हम ऊपर देखेंगे। ओके, उसके बाद मैं आपको अंत में एक सवाल भी दूंगा जिसको आपको लिखना होगा। भारत 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। हाल ही विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि भारत 2023 में G20 की नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। 17वां G20 राष्ट्राध्यक्ष, स्टेट पीसीएस के लिए याद रखिएगा, 17th
17वां G20 राष्ट्राध्यक्षों शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में हुआ है 17वां, जिसके बाद भारत सितंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता को ग्रहण कर लेगा। भारत 1 वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता करेगा। तो जो नवंबर 2022 में हुआ है इंडोनेशिया में, जिसको क्या कहा गया है, जिसको बाली कॉन्फ्रेंस कहा गया है, ये बहुत ज़्यादा विवाद में था। और अभी के करंट अफेयर में ये भी सवाल पूछे जाते हैं कि बाली की घोषणा में कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया गया था। अभी जो भारत में होगा 18वां होगा वो, ओके, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। अतिथि देश, अब देखो जो G20 है उसके सदस्य तो आएंगे ही, लेकिन अब भारत पर निर्भर करता है कि भारत किन किन देशों को जो G20 के सदस्य नहीं हैं उनको बुला सकता है कि आइए आप G20 के सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। तो अध्यक्ष के तौर पर भारत ने बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात को अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया है भारत ने। ट्रोइका क्या होता है? ट्रोइका रूसी शब्द है जिसका मतलब होता है 3 घोड़ा से जिस रथ को खींचा जाता है उसको कहा जाता है ट्रोइका। ट्रोइका में 3 सदस्य शामिल होंगे, एक भारत जो इस बार अध्यक्षता करेगा, इंडोनेशिया जिसने पिछली बार अध्यक्षता कर लिया है, और ब्राज़ील जो अगले साल अध्यक्षता भारत के बाद करेगा। ये 3 देश मिलकर ट्रोइका कहलाते हैं G20 के। यह पहली बार होगा जब ट्रोइका में जितने भी देश शामिल हैं, ये तीनों कौन से देश हैं? ये तीनों विकासशील देश हैं, ओके, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा, ओके। और ट्रोइका G20 के भीतर शीर्ष समूह को संदर्भित करता है जिसमें वर्तमान, पिछले और आगामी अध्यक्ष जो होते हैं वो तीनों शामिल होते हैं। प्राथमिकताएं कौन कौन सी होंगी इसको नोट डाउन करके अलग से रखिएगा, PDF आपको मिल जाएगा। समावेशी, न्याय संगत और सतत विकास। समावेशी, मैं ये सब टर्म आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ इकोनॉमिक्स के लेक्चर में। न्याय संगत और सतत विकास, SDG भी मैंने एक्सप्लेन किया, बहुत कम लोगों ने देखा है, उसको जाके ज़रूर देखिएगा। जीवन, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा से लेकर वाणिज्य तक के क्षेत्रों में डिजिटल, सार्वजनिक अवसंरचना, तकनीकी सक्षम विकास, ये सब हमारी क्या होंगी? प्रायोरिटी का लिस्ट है जिसमें हम इन मुद्दों पर मुख्य रूप से फोकस करेंगे। लेकिन चुनौतियाँ जो हैं वो भी इसी मुद्दों से शामिल हैं, उसको हम आगे देखेंगे उसको। कौशल मानचित्रण, संस्कृति और पर्यटन, जलवायु, वित्त पोषण, चक्रीय अर्थव्यवस्था, रिसाइकल वाले अर्थव्यवस्था, वैश्विक खाद्य सुरक्षा, इसमें बाली में भी सम्मेलन में इसको मुद्दा रखा गया था और भारत में भी इसको मुद्दा रखा गया है। ऊर्जा सुरक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट, आपदा पर जोखिम में कमी तथा अनुकूलन, विकासात्मक सहयोग, आर्थिक अपराधी के विरुद्ध लड़ाई और बहुपक्षीय सुधार, ये सब हमारा मुद्दा होगा। आर्थिक अपराधी कौन हो गया? जैसे विजय माल्या आर्थिक अपराधी हो गया कि भारत से लोन लेकर भाग जाए लंदन में और उसको भारत सरकार कुछ कर भी ना सके, इसी को आर्थिक अपराधी कहा जाता है। G20 देश इस पर एक निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्थिक अपराधियों के लिए कहीं भी भाग के जाए उस पर कार्रवाई संभव हो सके। G20 का गठन 1999 के दशक के अंत के वित्तीय संकट के पृष्ठभूमि में किया गया, जिसमें विशेष रूप से पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया था। 1999 वित्तीय संकट आया था जिसमें एशियन टाइगर जैसे दक्षिण कोरिया हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, इन देशों की इकॉनमी बूम कर रही थी। लेकिन 1999 से 2008 से पहले तक इन देशों की इकॉनमी अचानक से गिर गई थी, जिसको उस दक्षिण पूर्व एशिया का वित्तीय संकट के नाम से भी जाना जाता। फिर 2008 में वैश्विक मंदी आई थी और 2023 में भी वैश्विक मंदी की एक संभावना बन रही है। यह 19 देशों और यूरोपियन यूनियन का एक अनौपचारिक समूह है जिसकी स्थापना 1999 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ हुई थी। G20 का जो बैठक होता है उसमें और भी कुछ लोग शामिल होते हैं देशों के अलावा, वो है एक वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक भी शामिल होता है, और एक IMF जो है ये भी शामिल होता है G20 की बैठक में, इनके प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है। साथ में G20 देशों में दुनिया की 60% आबादी, वैश्विक GDP का 80% और वैश्विक व्यापार का 75% शामिल होता है। G20 समूह में विश्व की प्रमुख उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल हैं जो दुनिया की आबादी का लगभग में 2/3 हिस्सा होते हैं। सदस्य G20 समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, मैप हो सामने तो उस पर मार्क कर लीजिएगा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, अरेबियन में एक ही देश शामिल है सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। स्पेन को अस्थायी अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है, भले ही कहीं भी बैठक हो उसमें स्पेन जरूर शामिल होता है, अस्थायी अतिथि है ये, ओके। ये मैप देख लीजिए कौन कौन से देश शामिल हैं उसका।
मैप को मैं इसलिए बार बार देखने को बोल रहा हूँ आपको, ताकि याद हो जाए आपको सदस्य देश कौन कौन से हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। G20 का कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है। एजेंडा और कार्य का समन्वय G20 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, जिन्हें शेरपा के रूप में जाना जाता है, जो केंद्रीय बैंक के वित्त मंत्री और गवर्नर के साथ मिलकर काम करते हैं। समूह का प्राथमिक जनादेश अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए है। अभी आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ G20 क्या है, जिसमें दुनिया भर में भविष्य के वित्तीय संकट को रोकने हेतु विशेष जोर दिया गया है। यह वैश्विक आर्थिक एजेंडा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसको? आर्थिक एजेंडा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 1999 से 2008 में केंद्रीय बैंक के गवर्नर और वित्त मंत्रियों के समूह से लेकर राज्य के प्रमुख तक के मंच को मजबूत किया है G20 ने। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन। अब ये सब चीज़ें आपको PDF में मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अब आते हैं अपने मुद्दे पर कि मैं किस चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला था और क्यों ज़रूरी है G20 के लिए, भारत का किस प्रकार से महत्व है और भारत किस प्रकार से G20 के लिए महत्व रखता है। अगर अपने भारत की बात करें हम लोग, तो भारत जो है अब वो 1947 वाला या पहले का भारत नहीं रहा, जिसको दुनिया में इग्नोर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। दुनिया के कोई भी वैश्विक संगठन अगर बनेगा, चाहे वो यूरोप में बने, चाहे वो कहीं भी बने, अगर वो वैश्विक संगठन बन रहा है तो उसमें पूरी दुनिया की यही खासियत, एक चाह होती है कि इंडिया उसका सदस्य बने। इसके कुछ कारण हैं। अगर कारण को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि G20 में भारत का क्या महत्व है। उसके बाद मैं G20 का भारत के लिए क्या महत्व है उसको भी एक्सप्लेन करूँगा। दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश बन गए हैं हम। 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है हम। तीसरी सबसे ज़्यादा स्टार्टअप भारत में बनते हैं। स्टार्टअप के मतलब नए नए कंपनियां भारत में स्थापित होती है। 2022 के नवंबर महीने में IMF का घोषणा था कि इस अंधकार के दौर में भी भारत की इकॉनमी जो है वो एक ज्योति बनकर उभरी है पूरी दुनिया के लिए। यानी कि पूरी दुनिया में 2023 में मंदी आने वाली है, लेकिन भारत एकमात्र ऐसी इकॉनमी होगी जो ऐसी हालत में भी बूम कर रही है, उसको कोई रोकने वाला आस पड़ोस में भी नहीं है। भारत के पास सबसे अधिक युवा आबादी है और युवा आबादी के साथ ही हमारे पास एक स्किल्ड जनसंख्या भी है जो पूरी दुनिया में जाती है और वहाँ पर काम करती है, इनोवेशन करती है, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती है। इसके अलावा दुनिया के शक्ति की अगर बात करें, आर्म फोर्सेज़ की बात करें, तो दुनिया में तीसरी या चौथी पोजीशन हमारी आती है आर्म फोर्सेज़ के मामले में। मार्केट के मामले में चीन के बाद दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट हमारा है। हथियारों की खरीद के मामले में 2019 से लेकर 2023 के बीच में दुनिया में नंबर 1 पर हम हथियारों के खरीदने के मामले में। इसके अलावा हथियार के क्या खरीद ही रहे हैं हम, हथियार के एक्सपोर्ट करने के मामले में भी हम दुनिया में अपनी पोजीशन बना रहे हैं। अगर हम विदेशी निवेश की बात करें तो टॉप 10 वो देश में शामिल है भारत, जहां पर सबसे अधिक विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो आते हैं हमारे देश में। इसके अलावा यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य भी रह चुके हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं हम, और एशिया में हमारी अच्छी खासी दबदबा भी है। और आने वाला समय जो है उसमें हम दुनिया के 5वीं से तीसरी या चौथी पोजीशन पर इकॉनमी को अपने हम पहुंचाने की क्षमता भी रखते हैं। एम्बिशियस हैं हम पर्यावरण से संबंधित चीज़ें हों, मानव अधिकार से संबंधित चीज़ें हों, लोकतांत्रिक मूल्यों की चीज़ें हों, इन सब चीज़ों पर आधारित एक बहुत ही उन्नत भविष्य वाला देश हैं हम। इसलिए दुनिया का कोई भी संगठन हो, चाहे वो G20 हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, चाहे वो SCO हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, हर जगह हम अपनी मौजूदगी को दर्ज करवाते हैं पूरे मनसा वाचा कर्मणा हर रूप में। इसलिए G20 के लिए भारत का महत्व है। ये बात क्लियर हो गया होगा। अब ये है कि भारत के लिए G20 कैसे मददगार हो सकता है। भारत जैसे विकासशील देशों में G20 देश के जब एक साथ उतने राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, एक पॉइंट में बता रहा हूँ, उसके बाद अलग अलग पॉइंट बताऊँगा। G20 सम्मेलन को सफल तरीके से ऑर्गेनाइज करना भारत जैसे विकासशील देशों का एक सपना होता है। अगर भारत में वो चीज़ सफलतापूर्वक ऑर्गेनाइज हो जाता है तो पूरे दुनिया को ये मैसेज जाता है कि ये एक सुरक्षित और बिल्कुल ऑर्गेनाइज कंट्री है, जहाँ पर इतने सारे राष्ट्राध्यक्षों के सिक्योरिटी कंसर्न हो या हर चीज़ हो, इतने बैठकें हों, उसको अगर समुचित ढंग से करवाया जा सकती है, यानी कि वो देश जो है वो सुरक्षित होगा हर दृष्टि से। निवेश की दृष्टि से सुरक्षित होगा वो देश, पर्यटन की दृष्टि से सुरक्षित होगा वो देश, नौकरी करने की दृष्टि से सुरक्षित होगा वो देश, या फिर पूरे वर्ल्ड में एक इमेज जो हमारा क्रिएट होगा, यस वी आर ओके,
समझ में आ रही है ये चीज़ें मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि इतने बड़ी बड़ी बैठकों से कुछ भी अचीव हो ना हो, एक चीज़ ज़रूर अचीव होती है, वो है एक अच्छी इमेज। दूसरा क्या होगा, इससे बहुत सारी बैठकों में G20 की जब बैठकें भारत में अलग अलग देशों में होंगी, भारत का पर्यटन बढ़ेगा। तीसरा क्या होगा, भारत में निवेश बढ़ेगा इससे। चौथा क्या होगा, दुनिया भर के देश जब भारत में जमा होंगे तो दुनिया में एक हमारी साख बढ़ती है, बाकी मुद्दों पर दुनिया हमारी सुनने की कोशिश करेगी। पर्यावरण को लेकर जागरूकता बढ़ेगा भारत में, भारत अपने समस्याएं दुनिया को बता सकता है, दुनिया की समस्या को अपना बना सकता है। और क्या होगा, आर्थिक अपराधियों पर जब समझौता हो जाएगा तो भारत से कोई अगर आर्थिक अपराधी भागता है तो उसको भी हम रोक लगाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो विदेश नीति है वो एक अहम मुकाम पर पहुंचेगा, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ हैं बड़ी बड़ी, उनमें हमारी एक कहीं ना कहीं पहुंच बनती है, साख बनती है G20 की मदद से। G20 बैंकरों का एक सम्मेलन होगा, जिसमें क्या होगा, G20 देश में जो शामिल देश हैं बड़े बड़े, चाहे अमेरिका हो, चीन हो या यूरोप के कंट्री हो, उनके बैंकों के जो अच्छे अनुभव हैं वो हमसे साझा करेंगे, हम अपने बैंकों का अच्छा अनुभव उनसे साझा करेंगे। हम ये उनको बताएंगे कि दुनिया में सबसे अधिक स्टार्टअप हमारे यहाँ खुलता है तो उसका क्या रीज़न है। यूपीआई जैसा अद्भुत आविष्कार इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसने डिजिटल पेमेंट के मामले में, हमने डिजिटल पेमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, अमेरिका और चीन को भी पीछे छोड़ा है, तो उसमें यूपीआई का बहुत बड़ा योगदान है, जिससे 10 से 20 सेकंड में पेमेंट हो जाता है बैंक के थ्रू। तो ये पूरी दुनिया में इसको हम फैलाएंगे तो एक हमारा भी प्रभुत्व बनेगा। इससे पहले अमेरिका का बनाया हुआ स्विफ्ट या चीन का बनाया हुआ या यूरोप का बनाया हुआ कोई एक पेमेंट गेटवे था जिसका उपयोग किया जाता था। अब यूपीआई जैसी चीज़ों का चलन बढ़ेगा। हम बताएंगे कि दुनिया में देखो हम डिजिटल रूप में कितना बड़ा क्रांति कर रहे हैं। चाहे डीबीटी की बात हो, चाहे गरीबी निवारण प्रोग्राम हो अपने यहाँ, चाहे घर बनाने का हो, चाहे आयुष्मान भारत प्रोग्राम हो, दुनिया में इतने बड़े स्तर पर कहीं भी ये सब चीज़ें संभव नहीं है भारत के अलावा, और कहीं भी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि हमारी आबादी लोकतांत्रिक देशों में सबसे अधिक है। चीन की आबादी निस्संदेह जरूर बहुत बड़ी है, लेकिन वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। तो ये फ़ायदा होगा हमें G20 से, G20 को भारत से। यहाँ तक बात क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं चुनौतियों पर कि चुनौतियाँ कौन कौन सी हमें देखने को मिल रही हैं। अगर चुनौतियों को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। कौन सी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। दुनिया में 3 बार ऐसे समय आए हैं। एक आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, एक आया आपका 1991 में जब USSR का विघटन हुआ उसके बाद, और एक आया है कोविड। ये 3 ऐसे फेज़ रहे हैं जिसके बाद फॉरेन पॉलिसी जो है, विदेश नीति जो है दुनिया भर की, जो दुनिया भर के अलग अलग देशों की अपनी अपनी नीतियाँ हैं विदेश नीति को लेकर, वो बिल्कुल ही बदल गया है। तो वही ट्रांजिशन फेज़ अभी भी चल रहा है। कोविड के बाद का दौर जो है, इसमें दुनिया में बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिले हैं और दुनिया का फॉरेन पॉलिसी जो है बिल्कुल परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। 1991 के बाद आपने देखा है कि उससे पहले हथियारों की रेस चलती थी। 1991 के बाद किसकी रेस चलनी शुरू हो गई? इकोनॉमी की रेस शुरू हो गई। इकोनॉमिक पावर बनने का होड़ शुरू हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो पता ही है आपको, शीत युद्ध का दौर था। ये 1991 के बाद इकोनॉमिक्स का दौर था। अब कोविड के बाद एक अलग तरह का दौर है जिसमें किन किन चीज़ों की बात होती है? इकोनॉमी प्लस वॉर, इन दोनों को कंबाइंड, यानी कि सामरिक और अर्थव्यवस्था, इन दोनों को कंबाइन करके जो फॉरेन पॉलिसी बनाई जा रही है वो नए दौर की फॉरेन पॉलिसी है। बिल्कुल पहले के जितने भी ढांचे थे, पारंपरिक ढांचे थे कि रूस के पक्ष में खड़े हैं या अमेरिका के पक्ष में खड़े हैं, ये सब तबाह हो गया है। अब आप चीन के पक्ष में भी हो सकते हैं, अब आप भारत के भी पक्ष में हो सकते हैं, यानी कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गया है। पॉइंट समझ में आ रहा है मैं जहाँ पर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ? मल्टीपोलर दुनिया का दौर शुरू हो गया है, जिसमें कोई एक देश का वर्चस्व नहीं होगा। अमेरिकी डॉलर में सिर्फ बिजनेस नहीं होगा, भारतीय रुपये में भी बिजनेस हो सकता है, रूस के करेंसी में भी बिजनेस हो सकता है, चीन के करेंसी में भी बिजनेस हो सकता है। इसको क्या कहा जाता है? मल्टीपोलर वर्ल्ड का ऑर्डर एक शुरू हो गया है। इसी बीच में G20 का बैठक है भारत में। कोरोना के बाद भारत में सबसे बड़ा बैठक होने वाला है G20 का। अब इसको लेकर हमारे समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं? एक तो मैंने आपको पहला न्यूज़ दिखाया, क्या दिखाया था कि विदेश मंत्रियों की बैठक जो हुई उसमें संयुक्त बयान जारी नहीं हो पाया। क्यों जारी नहीं हो पाया? क्योंकि ये रूस और यूक्रेन के वॉर के बाद दुनिया 2 ध्रुवों में बट गई है। एक है इनके पक्ष में, यानी कि रूस के पक्ष में,
और एक है वेस्टर्न कंट्री जो हैं उनका अपना एक गुट बन गया है, जिसमें पश्चिमी देश के गुट का निर्माण हो रहा है जो रूस का विरोध कर रहे हैं, यूक्रेन को ढेर सारा हथियार दे रहे हैं। और एक रूस के पक्ष में माहौल बन रहा है जिसमें ईरान जैसे देश खड़े हैं जो रूस को डायरेक्टली हथियार का निर्यात कर रहे हैं, चीन जैसे देश हैं जो उसको मदद कर रहे हैं, भारत जैसे देश है जो वहाँ से तेल खरीद रहा है। लेकिन भारत इनका भी साथ नहीं छोड़ रहा, वेस्टर्न कंट्री का भी नहीं साथ छोड़ रहा है, रूस का भी साथ नहीं छोड़ रहा है भारत। तो ये एक चुनौती बनकर आती है सामने हमारे। अब ऐसी स्थिति में अगर G20 की बैठक होगी तो वेस्टर्न कंट्री क्या बोलेंगे कि रूस की आलोचना करो, जो कि भारत में बैठक हो रहा है तो भारत क्या बोलेगा कि हम रूस की आलोचना अपने देश में नहीं होने देंगे। जब भारत में रूस की आलोचना होगी तो भारत का हथियार सबसे ज़्यादा वहीं से आता है। भारत तो उस किसी की आलोचना करके कोई पक्ष ले ही नहीं सकता। हमारा सबसे बड़ा पक्ष ही यही है कि हम किसी पक्ष में नहीं खड़े हैं, ना तो USA के पक्ष में खड़े हैं, ना रूस के पक्ष में खड़े हैं, ना वेस्टर्न में खड़े हैं, ना ईस्टर्न में खड़े हैं। हम अपने पक्ष में खड़े हैं, हमें किसी से कोई मतलब ही नहीं है, सबसे मतलब भी है हमें। हम इसी तरह के विदेश नीति का पालन करते हैं। भारत ने भी बहुत सारा तेल खरीदा, इसके कारण से भी एक दबाव बन सकता है भारत पर। तो पहला चुनौती आप क्या लिखोगे? रूस और यूक्रेन के वॉर के बाद G20 की बैठक में रूस के प्रमुख को शामिल करने, यानी कि पुतिन महोदय शामिल होंगे, इसकी बहुत बड़ी एक चुनौती बनकर आ सकती है, क्योंकि बाली कॉन्फ्रेंस में ये शामिल नहीं हुए थे। दूसरा मुद्दा है भारत और चीन का चुनौती जो भारत के सामने आ रही है, उसमें भारत और चीन का विवाद, जिसके कारण से क्या हो सकता है, चीन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भारत में G20 की बैठक में हिस्सा लेने से मना कर सकते हैं। और ये भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी कि रूस और चीन दोनों के प्रमुख जो हैं वो भारत के बैठक में भाग ना लें, क्योंकि हमारे रूस से बहुत अच्छे संबंध है, चीन से हम सबसे अधिक व्यापार करते हैं। इसलिए इन दोनों को शामिल करना भारत के G20 बैठक में बहुत बड़ी एक चुनौती बनकर सामने आएगी। तीसरा क्या मुद्दा हो सकता है? USA और वेस्टर्न कंट्री जो हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि रूस से जो लोग तेल खरीदते हैं उन पर हम प्रतिबंध लगाएं। अब अगर ये प्रतिबंध लगता है तो सबसे अधिक प्रतिबंध से प्रभावित भारत देश होगा, क्योंकि भारत तो सबसे अधिक वहाँ से तेल खरीद रहा है और तेल खरीद के दुनिया भर में बेच भी रहे हैं। हम अमेरिका को हम तेल बेचते हैं, पेट्रोलियम उत्पाद बेचते हैं, यूरोप को पेट्रोलियम उत्पाद बेचते हैं, हम कच्चा तेल खरीदते हैं, उसको पेट्रोल डीजल बनाते हैं और दूसरे को बेच देते हैं। तो ये अगर प्रतिबंध लगता है या कोई सैंक्शन लगाया जाता है या कोई कैप लगाया जाता है कि कितना ही तेल आप खरीदेंगे, तो ये भारत के लिए एक मुश्किल का सबब बन सकता है और वेस्टर्न कंट्रीज़ को लिए एक दबाव का काम कर सकता है कि भारत को वो प्रेशराइज करेंगे इसके माध्यम से। तो ये भी एक चुनौती हमारे सामने बन रही है। चौथी चुनौती बन रही है USA चीन का विवाद। कुछ दिन पहले USA में ढेर सारे ड्रोन उड़ते देखे गए थे, चीन के जासूसी वाले ड्रोन। इसके कारण इनका विवाद जो है और भी ज़्यादा गहरे स्तर पर पहुंच गया है, ख़राब स्थिति में पहुंच गया है। इसके अलावा ताइवान का भी मुद्दा है, जिसको लेकर क्या मुद्दा बना हुआ है कि जिसको US सपोर्ट करता है जबकि चीन उसको अपना हिस्सा मानता है। हमेशा वहाँ पर युद्ध का संकट बना हुआ रहता है। तो ये भी एक चुनौती है G20 की बैठक को लेकर। अगला चुनौती क्या है अपने पास? विकासशील देशों के पक्ष को रखना। विकासशील देशों के पक्ष को रखना कि विकासशील देश हैं जैसे श्रीलंका हो गया अपना, या पाकिस्तान हो गया अपने बगल में, या अफगानिस्तान है, इनके मुद्दों को G20 देशों के समक्ष रखना, क्योंकि ये सब हमारे पड़ोसी हैं और इनकी हालत जब ख़राब होती है तो कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से भारत पर भी प्रभाव पड़ता ही है। इसलिए इनके मुद्दे को उठाने के लिए हमारे समक्ष एक चुनौती होगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो तो भाग नहीं लेगा G20 में, श्रीलंका को हम डायरेक्टली मदद पहुँचा रहे हैं, अफगानिस्तान को किसी ने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है। ये एक हमारे सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। उसके अलावा मीडिया की स्वतंत्रता, जब पूरे दुनिया में हम बोलेंगे कि लोकतंत्र है अपने देश में, और अपने देश में कुछ दिन पहले BBC का डॉक्यूमेंट्री आया या और भी मीडिया हाउसेज जो हैं जो गोदी मीडिया के तौर पर काम करते हैं, तो अगर मीडिया स्वतंत्र नहीं होगी तो किस बात का लोकतंत्र होगा अपने देश में? तो पूरी दुनिया के नेता जब आपके यहाँ आएंगे तो आप मीडिया को जब आप गुलाम बना कर रखोगे तो वो भी एक गलत छवि को कहीं न कहीं पेश करता है। मीडिया की स्वतंत्रता होनी चाहिए। G20 की बैठक में एक मुद्दा हमारे लिए चुनौती बन सकता है। ओके, तो ये सब कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिसमें मैंने आपको G20 का इंट्रो बताया, संभावना बताई कि भारत में G20 की बैठक क्यों होनी चाहिए और G20 और भारत के क्या महत्व हैं एक दूसरे के लिए। उसके अलावा मैंने आपको G20 के समक्ष चुनौतियां बता दी। अब आपको क्या करना है, समाधान को खुद से सोचना है और सवाल ये लिखना है, आपको सवाल ये लिखना है कि G20 की बैठक, भारत में G20 की बैठक के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। भारत में G20 की बैठक के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इसी पर आपको आंसर लिखना है। चुनौतियां हैं, ओके।
और आंसर लिख के भेजिएगा। समय जैसे ही मिलता है मैं चेक कर देता हूँ। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।